भूपेश बघेल जी किसके चमचे हैं? प्रियंका जी के। कांग्रेस में आप देखिए आज टिकट कैसे मिलता है, विधानसभा का, लोकसभा का, अन्य चुनाव का। आप जिसकी जितनी चमचागिरी करीजिए, तो आप देखिए वो जितने बड़े बड़े पद जो दिए हैं वो अपने खास चमचों को दिए हैं। चरणदास महंत और भूपेश बघेल जी, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब से जग जाहिर है कि इनके बीच रिश्ते कैसे चले आ रहे हैं। शोएब ढेबर का मामला आया कि टर्की के किसी होटल से नव्या मलिक के साथ बेहद आपत्तिजनक 1 2 नहीं बल्कि 3 वीडियो मिलने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से इन लोग बार बार टर्की जैसे बाहर के देशों में जाते थे, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी मुझे लग रहा है और एक मामला लव जिहाद का भी मुझे लग रहा है। कांग्रेस में था तो कई माध्यमों से मुझे भी जानकारी हुई थी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, पुनिया जी के बारे में, और कई लोग उनकी सेवाएं करते थे बड़े बड़े होटलों में। तो एक दूसरे को खत्म करने के राजनीति के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खत्म होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजपूत में आपका स्वागत है। इन दिनों फेसबुक में जतिन शुक्ला का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में किस कदर की चमचाई होती है। जब वो दौड़ते हुए वीडियो बनाते हैं तो बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी ने बुलाया है, और उसके आगे जो व्यंग की पुट होती है वो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य का एक आईना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे हैं कि उनके अपने ही कार्यकर्ता उनके चमचे हैं। चमचों के बारे में उन्होंने काफी गहरी बातें कही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में जिस तरह की सिर फुटबॉल की स्थिति है, पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अचानक से बहुत बड़े वाले समर्थक बने रविंद्र चौबे ने जब ये कह दिया कि भूपेश बघेल दमदार हैं, अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो उसके बाद चरणदास महंत का ये चमचे वाला बयान सामने आया। एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखे, ये हमने विशेष निर्देश दिया। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी? चमचा बता रहे हैं आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जिस वक्त नेताजी ये कह रहे थे, बगल में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़ी ही मासूमियत से उनकी तरफ देख रहे थे, और उनके ठीक पीछे खड़े देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आखिरी में जिस तरह की उनकी भाव भंगिमा थी, वो भी आप गौर कर रहे होंगे कि आखिर चरणदास महंत किसे चमचा बता रहे थे। और अब ऐसी ही चमचे वाली भाषा को डिकोड करने के लिए कांग्रेस में 35 साल रहे विजय साहू, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, जिन जिन कारणों से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, गहराई से काफी बातें पहले भी हो चुकी है। कभी भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे, क्रेडा के सदस्य रहे विजय साहू से मैं समझने की कोशिश करूंगा बदले हुए हालात में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ऐसी चमचे वाली राजनीति के क्या मायने निकाले जाएं। विजय साहू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। आप तो 3 दशक से ज्यादा कांग्रेस से जुड़े रहे, गहराई से समझ रहे होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। चरणदास महंत को ये क्यों कहना पड़ा, जबकि बीते फरवरी 2025 में ही वो टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बातें कह चुके थे। कांग्रेस के अंदर जो राजनीति है, विचारों की राजनीति बहुत गौन हो चुकी है और चमचागिरी की राजनीति बहुत ऊंची हो चुकी है। अभी जो रविंद्र चौबे जी के ऊपर चरणदास महंत जी का बयान आया, आप समझ सकते हैं रविंद्र चौबे जी 7 बार के विधायक रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता। उनके पिता, उनकी माता, उन्होंने भी कांग्रेस की सेवा की है। उनके भाई ने भी की है कांग्रेस की सेवा, आजीवन अभी तक कर ही रहे हैं। तो ये हस्र पार्टी में इतने वर्ष देने के बाद आज तो ये जो चमचा कह रहे हैं रविंद्र चौबे जी के लिए कह रहे हैं, आपका कहना है? निश्चित तौर पे उन्होंने कहा चमचा। महंत जी का जो मैंने बयान समझा है कि चमचे तय करते हैं किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ये सब बंद होना चाहिए करके। जबकि आपको याद दिलाऊं, जब रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इन दोनों की जोड़ी चलती थी। चरणदास महंत जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और रविंद्र चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन सारी भावनाओं को दरकिनार करते हुए आज वस्तु स्थिति जो कांग्रेस की है खुल के बाहर आ गई है कि कांग्रेस में चमचागिरी हावी है। भूपेश बघेल जी किसके चमचे हैं? प्रियंका जी के। चरणदास महंत जी, दीपक बैद जी किसके चमचे हैं? राहुल जी के। और राहुल जी किसके चमचे हैं? ट्रंप जी के, स्वराज जी के, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भाई भारत की जो आर्थिक प्रगति जो 4थे नंबर पे चल रही विश्व में, उसको डेड इकोनॉमी कहा और राहुल जी ने उसको समर्थन किया।
लेकिन चरणदास मान तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो ये चमचा जो कह रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए साफ तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है। और आप इतने करीब से कांग्रेस को जानते हैं, आप 3 पीढ़ियों से कांग्रेस जुड़े रहे, आपके दादा कांग्रेस से रहे, आपके पिता कांग्रेस से रहे, और जिन वजहों से आपने कांग्रेस छोड़ी उस पर मैं बाद में आऊँगा, उस पर पहले चर्चा हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि आखिर ये अपनी गलती तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, ये तो स्वाभाविक लक्षण बता रहे हैं कांग्रेस का। कांग्रेस में आप देखिए आज टिकट कैसे मिलता है, विधानसभा का, लोकसभा का, अन्य चुनाव का, आप जिसकी जितनी चमचागिरी करीजिए। और मैं उसी चीज़ों पे बार बार आ रहा हूँ कि कांग्रेस का जो आज हस्र हो चुका है, जो गिर गई है, बहुत रसातल पे जो जा रही है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, यहाँ आप छत्तीसगढ़ को छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने छोड़ा, मुरली देवड़ा जी ने छोड़ा, गोविंद वल्लभ ने छोड़ा, जतिन प्रसाद ने छोड़ा, आरपीएन सिंह ने छोड़ा, गुलाब नबी आज़ाद जी जैसे लोगों ने जो जीवन भर कांग्रेस की सेवा की, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर स्वाभिमान था। वो चमचागिरी नहीं कर सकते थे, वो विचारों पर राजनीति करने वाले लोग थे। और कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ जितने भी लोग आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो चाहे सुरजेवाला हो, चाहे वो दिल्ली का जो हारा हुआ एक एमएलए है जिनको आज महासचिव बना के वहाँ बैठाए हुए हैं, तो आप देखिए वो जितने बड़े बड़े पद जो दिए हैं वो अपने खास चमचों को दिए हैं। तो कांग्रेस में चमचागिरी की राजनीति बहुत प्रफुल्लित हो रही है। यहाँ छुपाने लायक कुछ नहीं है। चरणदास महंत अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। चलते लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भूपेश बघेल के लिए राजनांदगांव से कैंपेनिंग करते हुए कह दिया था कि वो नरेंद्र मोदी का लाठी से सर फोड़ेंगे, और इसी तरह उन्होंने टीएस सिंहदेव के लिए कह दिया था कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एक बार चंद सेकंड में उनके उन पुराने बयानों पर आप गौर करें। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी मन सीधवा साधवा है। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुछ याद आया होगा आपको इस बयानों के बाद कि चरणदास महंत आखिर क्या चाहते हैं? वो भूपेश बघेल को देखना नहीं चाहते हैं कांग्रेस में, या भूपेश बघेल चरणदास महंत से परेशान हैं? ये तो जग जाहिर है। चरणदास महंत और भूपेश बघेल जी, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब से जग जाहिर है कि इनके बीच रिश्ते कैसे चले आ रहे हैं। अब वो चरम पे चल रहा है, और इसीलिए एक दूसरे को, तीसरे को, सबको एक दूसरे का चमचा बताते बताते, आप जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे काम करता है, बूथों में काम करता है, वार्डों में काम करता है, नगर में काम करता है, इन्होंने साबित कर दिया सब चमचे। उनको इतनी बड़ी गाली दी गई है, जो स्वाभिमान से राजनीति करते हैं, जो मेहनत करते हैं कांग्रेस के लिए, सिर्फ आपस के सर फुटअव्वल में। तो इसके कारण कांग्रेस आज पस्त हो गई है, और आने वाला समय बहुत निश्चित रूप से बहुत अंधकार में है कांग्रेस में। कांग्रेस की ऐसी राजनीति को ध्यान करते हुए मुझे ख्याल आता है कि प्रमोद दुबे महापौर हुआ करते थे। जब कांग्रेस का शासन आया छत्तीसगढ़ में, तो स्वाभाविक रूप से जब चुनाव हुए और एक बार फिर प्रमोद दुबे ही एक सर्वोत्तम कैंडिडेट थे रायपुर से, लेकिन आजाद ढेबर उनका परिवार जो कि कबाड़ी और दूसरे रियल एस्टेट के कारोबार के कारण जाना जाता था, काफ़ी पैसे वाले और संपन्न लोग थे। लेकिन प्रमोद दुबे जो कि छात्र संघ के यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और लगातार कांग्रेस की राजनीति में बेहद सक्रिय रहे, सभापति रहे, महापौर रहे, स्वाभाविक रूप से उन्हें ही महापौर बनाया जाना था। लेकिन एजाज ढेबर को भूपेश बघेल ने अपनी मर्जी से जिस तरह से बनाया, तो क्या इसे चमचा वाली राजनीति कहा जाए, या कुछ और उदाहरण आप देना चाहेंगे इसे लेकर? प्रमोद दुबे जी के साथ बहुत बार छल हुआ है। उस समय भी जब उनको महापौर बनाना चाहिए था, तब ये जो व्यापारी किस्म के, जो माफिया किस्म के लोग हैं, जिनके बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही कि उनके भतीजे ने, और वो कोई एक लड़की का नाम आ रहा है कि दुनिया भर की, नव्या मलिक, जिसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, काफी बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और काफी तीखे कमेंट आए। मैं उस पर आऊंगा, आप कुछ बता रहे थे। मैं वही बता रहा हूँ, जब अजीत जोगी जी थे तब इन लोगों का पदार्पण हुआ था राजनीति में, और इन सारे लोगों ने, इस तरीके भ्रष्ट लोगों ने अजीत जोगी जी को डुबाया था। आज जो भूपेश बघेल जी थे, जो पिछले मुख्यमंत्री, उनके साथ भी ये सबके सब जुड़ गए। उनका आप स्थिति देखिए। अभी हम लोग बहुत सारे आपके चैनल में बैठ के बहुत सारे घोटालों की बात करते थे, और उस घोटालों की बात करते करते अब ये हनी ट्रैप पे आ गया, अब ये नशे के सामानों पे आ गया। और सिर्फ इतना नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान से ये सप्लाई आती थी, और जिस तरीके से इन लोग बार बार टर्की जैसे
बाहर के देशों में जाते थे। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी मुझे लग रहा है और एक मामला लव जिहाद का भी मुझे लग रहा है। ये काफी गहरी बात आपने कही। फिलहाल रायपुर पुलिस ने 360 नंबर नव्या मलिक के मोबाइल से मिलना बताया है। नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है और नव्या के एक साथी परवेज के मोबाइल से जो अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं शोएब ढेबर के साथ, वही शोएब ढेबर जो कि एजाज ढेबर के भतीजे और अनवर ढेबर जिनके पिता शराब घोटाले मामले में जेल में हैं, वही शराब घोटाला जिस मामले में भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल भी जेल में हैं। अब जिस तरह से शोएब ढेबर का मामला आया कि टर्की के किसी होटल से नव्या मलिक के साथ बेहद आपत्तिजनक 1 2 नहीं बल्कि 3 वीडियो मिलने की बात सामने आ रही है और नव्या मलिक के मोबाइल से 360 बड़े ही जिम्मेदार और सफेद पोस्ट लोगों के नंबर और कुछ आपत्तिजनक चैटिंग मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? इसे लेकर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता परेशान हैं। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं एक कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। पिछले सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सारे घोटाले हो रहे थे, उसमें एक घोटाला और ये शामिल हो गया है। उस समय भी चरम पे बट रहे थे ये सारा नारकोटिक्स का जितने भी सामग्री हैं। और अभी की सरकार में भी आप देखे होंगे पिछले दिनों जेल में जाके इन्होंने ज़बरदस्ती प्रवेश किया था। कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरह से ड्रग कांड सामने आया है और नारकोटिक के मामले में अचानक आपको ऐसा लग रहा होगा कि पुलिस एक्टिव हो गई है। 4 ग्रुप पकड़े हैं, 44 गिरफ्तारियां तो 2 दिन पहले तक हुई थी। अभी भी कई गिरफ्तारियां हो रही है, कई हिरासत में हैं। बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सरकार में बदलाव होने से ये हुआ या पुलिस ने अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आया? कैसे देख पा रहे हैं? क्या कोई राजनीति की इच्छा शक्ति काम कर रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है ड्रग्स का, नारकोटिक्स का, और इस पर पहले भी सरकार थी, पहले भी पुलिस थी। लेकिन आज की सरकार और आज की पुलिस और आज का गृह मंत्री खास करके विजय शर्मा जी प्रतिबद्ध हैं। आज की पुलिस प्रशासन इसके लिए जो अलग से सेल बनाया गया है, काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है। और मैं चाहता हूँ जितने लोग सफ़ेद पोस्ट लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जो इंटरनेशनल कनेक्शन हैं, कुछ नाम पता है आपको? नाम तो अभी आपने बताया, एक तो ढेबर वाला जो सारे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, इसके अलावा और बहुत आपके पास भी इनपुट हो सकता है ऑन कैमरा बोलना ना चाह रहे हो क्योंकि आपके भी व्यापक संपर्क रहे हैं। देखिए, पिछली सरकार में भी मैं बोलता था इस मामले में, शराब के मामले में और ड्रग्स के मामले में, और मेरी जानकारी शराब वाला मामला तो खुली किताब के जैसे पूरा सामने आ गया है। ड्रग्स के मामले में अभी आते जा रहा है, अभी बहुत कुछ आएगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पे बहुत सख्त कार्रवाई हो। और इसमें जितने भी एंगल मैंने कहा, अंतर्राष्ट्रीयकरण भी इसका मुझे दिख रहा है, क्योंकि भारत को और भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे ताकत अभी लगे हुए हैं। और साथ साथ जिस तरीके से बता रहा है वो अयान के मोबाइल में वो नव्या का कुछ गलत वीडियो भी है, तो ये एक मुझे लगता है लव जिहाद का और दबाव का भी मामला है। इस पे भी गहराई से जांच होनी चाहिए। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, हमारे पास कुछ नए और बड़े अपडेट आए हैं। थाईलैंड में भी किसी अग्रहरी सरनेम वाली लड़की के जाने की बात सामने आ रही है। शोएब से उसके कैसे ताल्लुकात थे, इस पर हम आगे खुलासा करेंगे। पुलिस और जांच एजेंसियां भी लगी हुई है। लेकिन सबसे गहराई से समझने वाली बात यह है कि पीएल पुनिया जो कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे, उनकी भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की बातें सामने आ रही है। रायपुर के आउटर में कुछ बड़े बड़े आलीशान होटलों में कुछ नेताओं की रातें रंगीन हुआ करती थी। इस बारे में क्या आपको जानकारी है? तब तो आप कांग्रेस में सक्रिय थे, आप खेड़ा के सदस्य भी थे और भूपेश बघेल के भी नजदीकी थे, तो कैसा आप महसूस कर पा रहे, क्या कुछ बता पा रहे हैं इस बारे में आप? जब वहाँ पे कांग्रेस में था तो कई माध्यमों से मुझे भी जानकारी हुई थी, जिनका आप नाम ले रहे हैं पुनिया जी के बारे में, और कई लोग उनकी सेवाएं करते थे बड़े बड़े होटलों में। तो ये वही वाली बात है, चमचागिरी करके और दुनिया भर के किस तरह की सेवाएं होती होगी, अब वो हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते। उतनी धूर्तता हमारे अंदर नहीं है। हम लोग जीवन भर बहुत साफ और उज्जवल राजनीति किए हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को जी। तो ये कांग्रेस का जो चाल चरित्र है इसको ये दिखा रहा है और ये बहुत नीचे स्तर पे जाते जा रहा है। अगर राजनीति में इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक होते हैं तो जाहिर तौर पर एक सामान्य आदमी भला राजनीति से कैसे जुड़ेगा। अपने प्राय हर वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। लेकिन जिस तरह से नव्या मलिक के बारे में जो जानकारी मिली और जिस तरह से नार्को टेस्ट की तैयारी चल रही है, और शोएब ढेबर की कोई अपनी तो वैसे पहचान नहीं थी सिवाय इस बात के कि वो एजाज ढेबर के भतीजे थे और एजाज ढेबर भूपेश बघेल के बेहद खासम खास थे। और जिन हालातों में
में आज भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह के उनके विरुद्ध आरोप हैं और तथ्यात्मक आरोप एफआईआर की शक्ल में है, बाकायदा कई बार छापेमारी हुई तो सहानुभूति लेने की कोशिश की गई। राजनीति में ऐसी सहानुभूति लेना भी स्वाभाविक है, लेकिन अब उनके अपने ही नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री का रैंकधारी डॉक्टर चरणदास महंत जैसा कि कह रहे थे कि अपने चमचों को संभाल कर रखें, हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। तो आपको क्या भूपेश बघेल की कोई गलती नहीं दिख रही है? भूपेश बघेल जी की गलती नहीं है। रविंद्र चौबे जी जिस तरीके से बयान दिए थे, अति स्वामी भक्ति में आके बयान दिए थे, लेकिन उनके द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के उनके परिवार के द्वारा जो सेवा की गई है, उन बातों का भी महत्व और बुरी स्थितियों में कांग्रेस के लिए वो खड़े रहते थे। अब जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, मुझे एक और बयान सुनाना पड़ रहा है भूपेश बघेल का, जहां उन्होंने साफ तौर पर रविंद्र चौबे के लिए कुछ गहरी बातें कही इस बयान के बाद। जो आशीर्वाद बड़े जो देते हैं उसी प्रकार के आशीर्वाद की बात थी, और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और आगे हम सब संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम लोग अगला चुनाव जीतेंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनुशासनहीनता हुई है या अनुशासनहीनता का मामला बनता है। स्नेमस बोल देते हैं भाषण में, जब फ्लो आता है तब बोल देते हैं, तो इसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। यानी यहाँ मामला साफ है, भूपेश भी खुश, रविंद्र चौबे भी खुश, लेकिन गहराई से समझना होगा भूपेश बघेल के दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल ने कभी रविंद्र चौबे के लिए क्या कुछ बातें कही थी, वो आज मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति चल रही है, दीपक बैज कुछ ज़्यादा ही मुंह फुलाए हुए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा होने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट ने बीते दिनों सभी को बिठा के कहा था कि एक मंच में आना चाहिए, लेकिन एक मंच कैसा होता है ये चमचे वाले बयान से तो सार्वजनिक हो गया। अब जब दिल्ली जाने वाले हैं जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर दीपक बैज, तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जब रविंद्र चौबे के विरुद्ध दीपक बैज ने अपने समर्थकों से 50-50 शिकायतें मंगवा ली है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अब जिलाध्यक्ष की सूची को लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर अंतरकलह मैंने बताया चरम पे है। दीपक बैज जी जा रहे हैं, महंत जी जा रहे हैं, और दूसरे घड़े का जो रविंद्र चौबे जी और भूपेश बघेल है उनके कंप्लेन करने जा रहे हैं। रविंद्र चौबे जी जिन हालातों में चुनाव हारे थे, पिछला चुनाव, और चूंकि मैं साहू समाज से भी हूँ तो साहू राजनीति को, वहाँ का साझा को जानता हूँ, कैसी स्थितियाँ रही हैं, वो भी उनसे पच नहीं पा रहा है। अच्छा, तो ये स्थिति बहुत गंभीर है, कोई एक दूसरे को मानने वाला नहीं है। आप कांग्रेस के लिए जब कहते हैं उनके खिलाफ में 30-35 साल आप कांग्रेस में रहे, कहीं थोड़ी हिचक नहीं होती? क्योंकि आप कांग्रेस के एक इतने लंबे समय तक, आपने जीवन का 3 दशक ज़्यादा होता है। आज जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जैसे कि एक विचारधारा की आपने बात कही, कुछ बदलाव आया, तो एक कांग्रेस का क्या ये वामपंथी चेहरा है या कांग्रेस की विचारधारा बदल गई है? कई मानों में जो कि लिबरल गैंग है, जिसे हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो टुकड़े गैंग, एक जो मीडिया की भाषा है, इसका समर्थन कहीं नहीं कांग्रेस करते आ रही है। और ऐसे माहौल में आपने कांग्रेस छोड़ी और एक लंबी सूची आपने बताई, ये कहीं विचारधारा का बदलाव है या कुछ और राजनीतिक कारण है? नहीं, विचारधारा मतलब कांग्रेस विचारधारा से भटक चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए किसको इन्होंने नामित किया है कांग्रेस ने, तो ये इनकी विचारधारा लेफ्ट साइड में तो जाते जा रही है, दिनों दिन बढ़ते जा रही है। इंटरनेशनल जो दबाव भारत के ऊपर पड़ रहे हैं, तो ये आंख बंद करके ट्रम्प का, सोरस का और जितने भी जो लोग भारत का विघटन चाहते हैं उनका ये सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और जब हमारे धर्म की बात आती है, हमारे प्रभु की बात आती है, हमारे राम की बात आती है, हमारे अयोध्या की बात आती है और हमारे मथुरा और काशी की बात आती है, तो इनको खून की उल्टियाँ होने लग जाती है। तो उस चीज़ से तो कोई भी हिंदू हो निश्चित रूप से लड़ेगा, और लड़ना चाहिए सनातन के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सनातन के लिए। और भगवान ने हमको भेजा है सारे इस तरीके के बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे। आपका ऐसा आक्रोश स्वाभाविक है। गौर करने वाली बात यह है कि 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस तारीख से लेकर आज तक गांधी परिवार आमंत्रण के बावजूद अयोध्या नहीं पहुंचा। और ऐसे माहौल में जब विजय साहू जैसे तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जिम्मेदार लोगों ने, जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की राजनीति की, कांग्रेस का त्याग किया, और अब जब ऑन कैमरा खुलकर बड़ी जिम्मेदारी से कुछ बातें समझ में आ रही है, तो गहराई से हमें ये भी समझ
समझना होगा कि क्या मौजूदा समय में अभी भी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की राजनीति भूपेश बघेल के इर्द गिर्द है, या एक नया विकल्प, एक नया धड़ा आप देख पा रहे हैं। उन्होंने मोहन मरकाम को साइड किया जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब दीपक बैज के लिए भी जिस तरह से आंखें तरेरी जा रही है, और दीपक बैज कहीं ना कहीं चरणदास मंच के साथ हम कदम बनकर खोलकर सामने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर तो आप जान रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, सतही लड़ाई जो है बहुत ऊपर आ चुकी है। भूपेश बघेल जी का अपना कुनबा है और वो चूँकि वित्तीय तरीके से भी काफ़ी मजबूत हैं, तो अपने तरीके से कांग्रेस की राजनीति को हिला रहे हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक। और एक दूसरा खेमा है जिसमें चरणदास महंत जी हैं, दीपक बैज जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, और जितने भी पुराने लोग हैं वहाँ पे, वो एक तरफ राजनीति को खींच के एक दूसरे को कटाक्ष करके एक दूसरे को ख़त्म करने की राजनीति चल रही है। और इस एक दूसरे को ख़त्म करने की राजनीति के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ख़त्म होते जा रहे हैं। एक मुझे प्रोजेक्ट याद आता है, राजीव गांधी युवा मितान क्लब बनाया था और ऐसा दावा किया गया कि पार्टी आलाकमान को इसके लिए विश्वास में नहीं लिया गया, और 132 करोड़ रुपए सिर्फ भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के लिए खर्च किए थे, वो भी सरकारी तौर पर, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। न केवल सरकारी तौर पे बल्कि अशासकीय स्तर पे भी कुछ संगठन बनाए थे जो आज भी एक्टिव हैं, कुछ मीडिया चैनल बनाए थे जो आज भी एक्टिव हैं। भूपेश बघेल कुल मिलाकर जो ताना बाना रच चुके थे, क्या कांग्रेस इससे उभर पाएगी छत्तीसगढ़ में? मितान क्लब योजना जो इन लोग बनाए थे, उसमें उस समय गिरीश देवंगन जी को यहाँ का प्रभारी छत्तीसगढ़ का बनाया गया था, प्रमुख बनाया गया था, और ये तैयारी थी एक पैरेलल सिस्टम चलाने की कांग्रेस के अंदर, और वो तैयारी आज भी जारी है। ये आपको बता रहा हूँ, आज भी गुप्त मीटिंग मितान क्लब की रायपुर में कहीं कहीं करते थे, मेरे कई लोग जुड़े हुए हैं, आज भी चल रही है। बताते हैं खुल के आपको? हाँ, बताते हैं, खुल के बताते हैं कि क्या चल रहा है। कल के दिन अगर ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस से अगर दुराव हुआ किसी मामले में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके अंदर इतनी ज़्यादा इच्छा है राजनीति में सक्रिय रहने की, आगे बढ़ के रहने की, कि अब कांग्रेस को फाड़ सकते हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री बने रहने की बात हुई थी, उस पे तो भूपेश बघेल जीत गए, पार्टी आलाकमान को झुकाने में सफल हुए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वो प्रियंका गांधी के खास हो चुके हैं, तो राहुल गांधी से किस तरह का दुराव है? आप भी दिल्ली जाते रहे, राहुल गांधी को आप भी समझते रहे, आपकी मुलाकातें हुई होगी, तो कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, प्रियंका गांधी जी ही उनको काफ़ी मदद किया जब 2.5 साल वाला जो ये दिक्कत चल रही थी, उनकी मदद से ही उन्होंने सोनिया गांधी को इस मामले में समझाया और वो कंटिन्यू कर पाए। राहुल जी अपना एक खेमा चाहते हैं, प्रियंका अपना एक खेमा चाहती है। दिल्ली में भी आपको ये बता देता हूँ, पूरे देश के अंदर तो वो तो रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ जुड़ गए हुए हैं, अंदर से परोक्ष रूप से वो राजनीति को संचालित कर रहे हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई जो है ऐसे में आप देवेंद्र यादव को कहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि जेल में थे और राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया, कांग्रेस की लोकसभा से टिकट भी दे दी। अब देवेंद्र यादव चरणदास महंत के पीछे आपको एक शुरुआती वीडियो में दिखाई आ रहे होंगे जब चमचा वाला बयान दे रहे थे, और देवेंद्र यादव ही थे जो 2.5 साल मुख्यमंत्री बने रहने के फार्मूले का विरोध करते हुए भूपेश बघेल के पक्ष में विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे। अचानक बहुत एक्टिव हो चुके थे, उस एक्टिविटी को आप कैसे देख पा रहे हैं? देवेंद्र यादव किस तरह से भूपेश बघेल के लिए मुफीद होंगे या अलग दिख रहे हैं आपको? नहीं, आज की स्थिति में तो अलग दिख रहे हैं, आज अलग है, लेकिन उस समय उनके बहुत करीबी में से और उनके अगुआ में से थे। लेकिन राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। आज वो यहाँ हैं, कल फिर वो कहाँ रहेंगे, और ख़ास करके आप जिनकी बात कर रहे हैं इनका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है, कब ये किस तरफ जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये अपने फ़ायदे के हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं, जबकि मैं सोचता हूँ वैचारिक आधार पे और राष्ट्र के आधार पे नीतियाँ निर्धारण होना चाहिए राजनीति में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जितने खास करके कांग्रेस अब जिन मूल्यों की बात करें, लग रहा है कुछ सुचिता बची हुई है अभी नहीं के बराबर बची। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस परिवार में राहुल और अगर प्रियंका के बीच मतभेद बहुत चरम सीमा में है, तो नीचे का तो आप बात छोड़ दीजिए। तो हम गहराई से समझ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ये चमचे वाले बयान से आगे आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। लगातार हम ऐसी समीक्षा इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि आप जागरूक रहें। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग काबिज रहेंगे, राजनीति को कारोबार और धंधा बना लेंगे। विजय जी, आपका बहुमूल्य योगदान मिला और लगातार हम विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में एक स्वस्थ राजनीति हो, अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती
उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद बहुत बहुत।